सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। आई एम महेश एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने चैनल फ्रंट एंड चैनल की कंप्लीट सीरीज, जिसमें आने वाले जो 3-4 वीडियो हैं उनमें हम कंप्लीट एचटीएमएल का कवर कर रहे होंगे आने वाले इस वीक में, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल में बिगिनर लेवल पे। जो भी एक बिगिनर होता है उसे क्या क्या चीज़ें सबसे पहले सीखनी चाहिए, उतने बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पे एचटीएमएल में चीज़ें देख रहे होंगे और फिर हम एडवांस पे जा रहे होंगे। इन 3 लेक्चर में हम कंप्लीट एचटीएमएल को फिनिश कर रहे होंगे और इतने के बाद आप एचटीएमएल में अच्छे तरीके से वेबसाइट का एक लेआउट और स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। लेक्चर 1, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिगिनर लेवल पे, ठीक है। अब आपको चाहिए कोड एडिटर जहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे होंगे एचटीएमएल का, ठीक है। आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोड होगा उतना प्रोडक्टिव तरीके से आप उसे नहीं लिख पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से उसमें ये नहीं आएंगे, मतलब कलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो पूरी कोड वाली वाइब के लिए, कोडर वाली फील के लिए हम एक कोड एडिटर का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे हमें लिखना है VS कोड डाउनलोड, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है, आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे लिंक्स और आपको इस फर्स्ट पे जो आपको लिंक दिख रही है इस तरीके से आपको उस पर क्लिक करना है। आप जो भी यूज़र है, मैक, विंडोज़ या लिनक्स, उसके लिए आपको डाउनलोड करना है। मैं मैक यूज़र हूँ तो यहाँ से इसके लिए डाउनलोड कर लूँगा और फिर यहाँ से आपकी फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास से फ़ाइल पहले से डाउनलोड है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसे ओपन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट, यस। और ये जितने भी ऑप्शन आपके पास हैं आपको सबको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट पे। और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक क्लिक कर लेना है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, और आपको यहाँ से इसे फिनिश पे क्लिक करके आपके पास कुछ इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। मेरे पास से, मतलब पहले से मैंने VS कोड को एक बार डाउनलोड कर रखा था, तो कुछ मेरे पास फोल्डर्स यहाँ पे ओपन है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे आपके पास स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है, आपकी स्क्रीन पे एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड, इसके आप स्क्रीन पहले यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसका सहारा रख सकते हैं और एक होम स्क्रीन पे आपको एक HTML फाइल क्रिएट फोल्डर क्रिएट कर लेनी है। उस फोल्डर को आपको यहाँ पे इस तरीके से खोल लेना है। हाँ, लेकिन इससे पहले आपके पास कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आएंगे, वो कस्टमाइजेशन आपको अपने हिसाब से कर लेना है कि आपको किस तरीके का थीम चाहिए या कुछ भी। अगर आपको वो समझ में नहीं आता किस तरीके से करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा 2 से 3 मिनट की वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड VS कोड, ठीक है। और उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे अपने फोल्डर ओपन कर लोगे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक तो आ रहा है न्यू फाइल का, एक फोल्डर का न्यू फोल्डर। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर रहे होंगे index.html नाम से। अब हमने इसका नाम .html क्यों रखा है, क्योंकि जितनी भी हमारी HTML फाइलें होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो .html से शुरू होता है। तो इसलिए हम .html इसका नाम रख देंगे ताकि आगे हमारे यूज़ में आए, मतलब जितने भी हम फाइलें बना रहे होंगे उनको हम .html से शुरू करें। इंडेक्स इसका नाम हमने क्यों रखा है, क्योंकि जितने भी हमारे होम पेजेस होते हैं, ठीक है, उनका हम नेम जो रख रहे होते हैं होता है index.html, ठीक है। वो क्या चीज़ें होती है, किस लिए वो क्यों हम इसलिए रख रहे होते हैं हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे HTML फाइल होते हैं उनका .html से उनका एक्सटेंशन आ रहा होता है, ठीक है। तो इतना हमने अभी तक समझ लिया है। और यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। एक तो लाइव सर्वर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लाइव सर्वर ये वाला नहीं, लाइव सर्वर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे प्रीटियर, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम डाउनलोड करेंगे, एक तो प्रीटियर
एक्सटेंशन, एक लाइफ सेवर हम डाउनलोड करेंगे ताकि हम अपने कोड को मतलब फॉर्मेटेड से रख पाएँ जब भी हम सेव कर पा रहे हो, और प्रीटियर से मतलब हम उसे फॉर्मेटेड रख पाएँ। गो लाइव से हम उसे अपने ब्राउज़र में खोल पा रहे होंगे एकदम उसी मतलब लाइव हम ये देख रहे होंगे अपने ब्राउज़र में चेंजेस जो भी हम यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है? तो एचटीएमएल क्या है, थोड़ा-सा एचटीएमएल हमने देख लिया कि एचटीएमएल हमारे वेब पेजेस के लिए यूज़ में आती है, और एचटीएमएल से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? और एचटीएमएल इज़ ईज़ी टू लर्न। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो आप ये वेबसाइट्स देख रहे हैं, वेबसाइट्स देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो इस तरीके की जो भी वेबसाइट अगर हम देखते हैं, मतलब अपने गूगल पे जितनी भी हमें वेबसाइट दिखाई देती है, हम वो सेम वेबसाइट अपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के साथ वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट में हमें देख रहे होंगे जब भी हम कंप्लीट फ्रंट एंड हम देख लेंगे तो हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? और इस मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ हम अपने वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एचटीएमएल हमारे वेब पेज का मतलब हमारे इस वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है। एचटीएमएल के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? और ये एलिमेंट्स हमारे पेज को बताते हैं, एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कौन से कंटेंट को किस तरीके से दिखाना है, ठीक है? क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट आ रहा होगा, लेकिन किस कंटेंट को किस तरीके से दिखाना है वो हमारे एलिमेंट हमारे वेब पेज को बता रहे होंगे, ठीक है? तो कौन किस कंटेंट को हेडिंग में दिखाना है, किसको किस चीज़ में, वो हम आगे जब प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, ठीक है? वो तो हम वहाँ पे देख लेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट कोड होता है, ठीक है? बॉयलरप्लेट कोड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेन कोड होता है हर वेबसाइट में कंटिन्यू करने से पहले, मतलब हर एक वेबसाइट बनाने से पहले जो हमारा एचटीएमएल का मेन कोड होता है, ठीक है? जो हर एक एचटीएमएल फाइल के साथ आता है उसे हम कहते हैं, मतलब जो हमें लिखना होता है हर एचटीएमएल फाइल के साथ, उसे हम बॉयलरप्लेट कोड कह रहे होते हैं। और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम टॉप पे, आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप हमारे पास आ रही है एक डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट आ रहा है, फिर इसका क्लोजिंग एलिमेंट यहाँ पे आता है, ठीक है? फिर हेड हमारे पास आ रहा होता है, फिर हमारे पास बॉडी टैग आ रहा होता है, इनके अंदर कुछ ये आ रहे होते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इससे पहले अपने इसमें VS कोड में हमें इसे किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या करना होता है कि आपके कीबोर्ड में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, शिफ्ट और वन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो आप देखते हैं ये पूरा कोड आपके पास यहाँ पे इस तरीके से लिख के आ जाएगा, ठीक है? और ये जो आप बीच में मेटा डाटा देख रहे हैं इसका हमारा भी कोई यूज़ का नहीं है, तो आप इसे अभी हटा रहे होंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो एक एट्रीब्यूट है इसको भी हम अभी अभी नहीं देख रहे होंगे, सिंपल हम अपना इतना कोड रख रहे होंगे। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारी डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल, मतलब डॉक टाइप एच टी एम एल ये हमारे डॉक्यूमेंट को बताती है कि हम एच टी एम एल फाइव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एच टी एम एल हमारा रूट एलिमेंट होता है। अगर आप देख रहे होंगे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग, इस तरीके से हर एक एलिमेंट के पास एच टी एम एल में एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर हमारे कंटेंट या टैग सारे होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से हेड टैग हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर एक टाइटल टैग आ रहा है, टाइटल हमारे वेब पेज का टाइटल होता है जो आप देख पाते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर हम इसे गो लाइव करें यहाँ से, आप देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं कि ठीक है हम इसका टाइटल कुछ भी रख सकते हैं, अगर आपने देखा होगा कभी भी साइट पे अगर आप देखते हैं तो टाइटल होता है यहाँ पे, तो हम लिख इसका नाम, तो इस तरीके से हम लिख रहे होंगे। और अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें, ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे ब्राउज़र में हमारे पास ये पेज का जो हेड टाइटल था वो चेंज हो गया, जो आप यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा है आपको। तो जो भी हमारा टाइटल होता है हमारे टॉप पे आ रहा होता है, मतलब जो हमारा हेड टैग होता है इसके अंदर हमारा मेटा डाटा आ रहा होता है, इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर कुछ टाइटल आ रहा होता है, तो ये हमारे पास मैनुअली लिख के आ रहा होता है, तो हमें इसके लिए उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? VS कोड में इसे ऑटोमेटिकली लिख के देता है। अगर हम इसे नोट पैड में करते तो हमें मतलब एक सारा कोड लिखना पड़ता खुद से, ठीक है? तो ये इसलिए हमने ये डाउनलोड किया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पहले स्पेशल स्टाइलिंग में मिल रही है हर टैग को इस तरीके से।
तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपने बॉयलरप्लेट कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमने फर्स्ट लाइन थी डॉक टाइप एचटीएमएल, ये क्या है, हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को बताता है कि हम एचटीएमएल फाइल यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा एचटीएमएल है वो हमारे पेज में हर एक रूट एलिमेंट है, ठीक है, हमारे एचटीएमएल पेज का। और जितना भी हमारा कुछ ये आ रहा होता है, मतलब हेड एंड बॉडी टैग के अंदर जो कंटेंट आ रहा होता है, इसी रूट एलिमेंट के अंदर आ रहा होता है। हेड के अंदर हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जो हमारे एचटीएमएल के पेज के बारे में होती है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन, और एसईओ में भी हमारे थोड़ा बहुत काम में आती है, ठीक है। और एक हमारा टाइटल जो आप देख रहे थे, ठीक है, टाइटल हेड के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। और टाइटल एलिमेंट क्या है, हमारे वेब पेज के लिए क्या कहते हैं, मतलब हमारा जो पेज का होता है उसका टाइटल हमें दिखाता है, जो ब्राउजर टैब में आपको दिखाई देता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या होता है कि बॉडी, द बॉडी एलिमेंट कंटेंट्स ऑल विजिबल कंटेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक्स, टेबल्स एंड लिस्ट। जितने भी आपके वेबसाइट में मतलब ये दिखाई देते हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स और लिस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्म इस तरीके से वो हमारे बॉडी टैग के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉडी टैग का आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा होगा वो हमारे वेब पेज में विजिबल होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे H1 एक हमारी हेडिंग होती है, तो हेडिंग लार्ज हेडिंग के लिए यूज़ में आती है, ठीक है। अब पैराग्राफ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए हम इस तरीके से एलिमेंट लिख रहे होते हैं। इसको हम आगे देख रहे होंगे। हमने बॉयलरप्लेट कोड को समझ लिया, ठीक है, बेसिक लेवल पे हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली अभी तक। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप नए हैं HTML में तो आपने बहुत सी चीज़ें सीख ली है, कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए आगे देखते हैं। HTML एलिमेंट्स क्या होता है, हमने कहा था कि HTML क्या है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट होते क्या हैं ये जान लेते हैं। ए एन एचटीएमएल एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। तो क्या आता है, स्टार्ट टैग आ रहा होता है, उसके बीच में कुछ फिर कंटेंट आ रहा होता है, फिर हमारा एंड टैग आ रहा होता है। और जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती है उसे हम एचटीएमएल एलिमेंट कहते हैं। और ए स्टार्ट एक टैग होता है, एंड एक टैग होता है। तो जो स्टार्ट टैग एंड में आ रहे होते हैं हम टैग कहते हैं। इसके बीच में जो आ रहा होता है हमारा कंटेंट होता है जो हमारे पेज में विजिबल होगा। और फिर जो एक साथ इसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, एक एचटीएमएल एलिमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, पहले हमने दिखाया यहाँ पे पहले एक टैग नेम आएगा इसके अंदर, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन जो आपके देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब भी हमारा आ रहा होगा पहले टैग नेम, ठीक है, फिर कंटेंट आएगा, फिर ये इस तरीके से टैग नेम। और जो हमारा क्लोजिंग होता है इनमें, इसमें कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है, स्लैश आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारे पेज में हमें दिखाई देता है, ठीक है, ब्राउजर में। और द एचटीएमएल एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो सब कुछ है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है। चलिए हमारे फर्स्ट हेडिंग मतलब H1 का यूज़ हम करते हैं तो भी हमारी हेडिंग होती है, पैराग्राफ का हम पैराग्राफ के लिए करते हैं। और इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम देख चुके हैं। सबसे पहले तो हम बीएस कोड में जाके इसे थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बीएस कोड में आ गए हैं, ठीक है, जो हमारा कोड एडिटर था। और हमने देखा था कि हर एक एलिमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग तक होता है, कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से हमारे टैग आ रहे होते हैं। ओपनिंग टैग हमारा इस तरीके से होता है, टैग नेम आ रहा होता है, क्लोजिंग टैग में इस तरीके से टैग नेम आ रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, इतना सा मतलब ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। ओपनिंग टैग आ रहा होता है, क्लोजिंग टैग आ रहा होता है, जो भी हम बीच में कंटेंट लिख रहे होंगे ये हमारे पेज में विजिबल होता है। तो ये कोई टैग नहीं है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी लिखा है। लेकिन ये कंटेंट विजिबल होगा या नहीं मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हमने देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे हम इसे सेव करके अगर आप अपने ब्राउज़र में देखना चाहें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लाइव कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये कंटेंट हमारे पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले हमें इसे रिसेट करके आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो एचटीएमएल में हमारे पास एज इट इज़ कोई इतने एरर्स मतलब एरर्स आपके एचटीएमएल में नहीं आते हैं। अगर आपने कभी बाई चांस टैग गलत भी लिख दिया फिर भी आपका कंटेंट विजिबल होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं, क्या पता आपने हेडिंग लिखा हो लेकिन बीच में जो आपने बीच से मतलब उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कुछ भूल दिया, तो हो सकता है वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। उसकी फॉर्मेटिंग उस वे में नहीं होगी जिस तरीके से आप चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कोई टैग नेम मतलब ऐसा कोई टैग नेम नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जो कंटेंट था वो प्रिंट हो गया था। एचटीएमएल में हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट होगी जिसको हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब चलिए आगे इसी बारे में बात करते हैं, ठीक है। Some HTML elements have no content, like the BR element. These elements are called empty element. Empty elements do not have any tag. तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, और एक कंटेंट इनके अंदर का मतलब इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, तो हमारे वेब पेज में से कोई एज इट इज चेंज नहीं आएगा। सिंपल कुछ कुछ छोटे से चेंजेस लाते हैं कि लाइन ब्रेक के लिए, कभी कुछ सी चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इनको यूज़ में ला रहे होते हैं। जैसे हमारा एक बी आर एलिमेंट होता है जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इनको हम क्या कहते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव इंड टैग, और इनका इंड टैग नहीं होता है, इन्हें हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट क्या होता है जिसके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा होता है, स्टार्ट एंड एंड टैग होता है, ठीक है। और फिर हम उसे एक एलिमेंट कह रहे होते हैं। नहीं तो जो एक टैग होता है, टैग क्या होता है, हम टैग किसी भी चीज़ को तब कर रहे थे तो हम उस स्टार्ट या एंड टैग की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर कंटेंट होगा तो उसे हम एलिमेंट कह रहे होंगे इस तरीके से। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास उनका एंड टैग नहीं होता है, इन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के बारे में अगर थोड़ा-सा देखें तो द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र is to read HTML documents and display them correctly. A browser does not display the HTML tags but uses them to determine हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। तो हमारे डॉक्यूमेंट को किस तरीके से दिखाना है हमारे एचटीएमएल को। हाँ, टैग्स नहीं दिखाते लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे किस तरीके से दिखाना है करेक्टली, ठीक है। ये हमारे वेब पेज का काम होता है वेब ब्राउज़र का। तो ब्राउज़र कौन कौन से, क्रोम, एज, सफारी या फायरफॉक्स, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्राउज़र। अब हम बात करने वाले हैं नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट, जो हम अभी तक देखते भी आए हैं। एचटीएमएल एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, दिस मीन दैट एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट। तो जो हमारा एक एलिमेंट होगा उसके अंदर एक दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है। उस एलिमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारे पेज में विजिबल हो रहा होगा। अगर हम इसे देखें एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारा जो हेड टैग था, ठीक है, तो हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आया था, और इस टाइटल टैग के अंदर हमारा कंटेंट आया जो हमारे वेब पेज के मतलब जो ऊपर टाइटल में शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी टैग क्या है, पहले बॉडी टैग है, इसके अंदर नेस्टेड हमारे H1 हमारी एक हेडिंग टैग होता है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग लिखें, ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग आ गया है, ठीक है। अगर हम इसे अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कुछ हेडिंग इस तरीके से आई है। हम इसे रिसेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पेज में हमारी हेडिंग दिखाई दी गई। और वहीं पे क्या है कि हम हेडिंग के अंदर कंट्रोल एक्स इस तरीके से कुछ भी बोल्ड इटैलिक आप देख रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से जो थोड़ा सा इटैलिक वे में आ गया है, ठीक है। जब हमने आई टैग का यूज़ किया तो आई टैग को हम इटैलिक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास चेंजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने नेस्टेड किया, मतलब नेस्टेड किस तरीके से कि H1 के अंदर हमने बी टैग लिखा है, बी टैग के अंदर हमने आई टैग लिखा है, ठीक है। तो इनका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है जो हमने देखा। H1 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो H1 के अंदर बी आ रहा है तो बी के अंदर आई टैग आ रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग इनका आ रहा है इसी के इस मतलब इसके आ रहा है, ठीक है, इसका राउंडिंग आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि हमने यहाँ पे क्या किया, बी इस तरीके से यहाँ पे लिखा। अब आई, अब क्या होगा कि जो ये सही तरीका नहीं है, मतलब इसमें हो सकता है बस कोई एरर ना आए, ठीक है, देखते हैं। विंडोज आगे कोई एरर तो नहीं आ रहा है लेकिन एक गलत तरीका है, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर आप इस तरीके से कोड कर रहे हैं तो जब भी आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर रहे होंगे तो बहुत से केस में मतलब आपके पास प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस चीज़ कभी भी नहीं करनी है। यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि अगर हमने बी टैग लिखा, हम चाहते हैं कि बी टैग के बाद हम इटैलिक में लिखना चाहते हैं, इटैलिक का जो क्लोजिंग टैग होगा इसके पहले आना चाहिए, इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है, जो हमारी बोल्ड है इसी के अंदर आना चाहिए। और इस तरीके जो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ही हमारे बोल्ड और इटैलिक आने चाहिए। हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम बोल्ड का जो क्लोजिंग है उसको उठा के यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिख के इस तरीके से सेव कर देता है अभी के लिए नॉर्मल। हम इसे हेडिंग 1 रख सकते हैं और इसे हम सेव करके इस तरीके से अगर देखें, ठीक है। अब क्या है कि ऑल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेंट्स 4 एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल बॉडी H1 एंड P। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो अगर हम नेस्टिंग देखें तो नेस्टिंग किस तरीके से हो रही है, एचटीएमएल के अंदर बॉडी टैग आ रहा है, ठीक है, इसी के अंदर है, इसके अंदर नेस्टेड है, और बॉडी टैग के अंदर H1 आ रहा है जो कि एक नेस्टेड है, मतलब H1 एंड H3 इसके अंदर नेस्टेड है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे ये हमारे नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स हमारे किस काम में आते हैं कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट्स। जितने भी हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स होंगे
उनके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे वो हमारे एट्रीब्यूट का काम है। एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं कि ऑल एचटीएमएल एट्रीब्यूट कैन हैव एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं सबके पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। सबके पास एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो एचटीएमएल मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो जो हमारा स्टार्ट टैग होता है उसमें हमारे एट्रीब्यूट सारे होते हैं। और जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूजुअली कम्स इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इस तरीके से हमारे पास इस वैल्यू पेयर में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इसे कोड में देखें तो अगर हमारा आप एचटीएमएल देख रहे होंगे तो कुछ भी हम एक के देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई टाइटल एट्रीब्यूट है इस तरीके से, यहाँ पे आप इसका नेम इस तरीके से दे रहे हैं, फिर इक्वल टू आएगा, फिर इस तरीके से कोटेड ये आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट आप लिख रहे होंगे इसका टाइटल बन जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग हेडिंग वन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा और कंट्रोल एस करके आप इसे सेव कर लेना है। अब अगर आप इसे अपने वेब पेज पे देखते हैं और इस पर होवर करते हैं तो दिस इज हेडिंग वन आपके पास लिखा है, लिख के आ रहा है यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में, तो ये हमारी टाइटल एट्रीब्यूट हमारा काम करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी इमेज है, उसको हम कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो हम वो टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम टाइटल दे सकते हैं या कुछ और भी चीज़ें, हमारा बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। वो हम इमेज के साथ देख रहे होंगे और चीज़ों के साथ देख रहे होंगे, लेकिन हमने अभी के लिए समझ लिया एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे टैग के बारे में देते हैं और जो हमारा स्टार्ट टैग होगा उसमें आ रहे होंगे, और यहाँ पे आपको स्पेस देना जरूरी है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। आपको स्पेस देना है, टाइटल और टैग के बीच में, मतलब एट्रीब्यूट और टैग के बीच में आपको डिफरेंस रखना है यहाँ पे, मतलब गैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हमारे ये हो रहा होगा एट्रीब्यूट, इनको आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से लिखना है, आप इनके बीच में स्पेस भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम सेव करेंगे ऑटोमेटिकली बेस कोड इन्हें एक साथ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई स्टेशन की बात नहीं, लेकिन हाँ नेम वैल्यू पेयर में आ रही है, यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट का नेम आ रहा होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है कि इस वो भी कोटेड के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, इक्वल टू के बाद। तो ये हमने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। द एचआरएफ एट्रीब्यूट, एचआरएफ एट्रीब्यूट क्या होता है, एक ए टैग होता है डिफेंस हाइपर लिंक, ठीक है। तो हमारे पास एक ए टैग होता है जिसे हम एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग का काम क्या होता है कि हमारे पेज में हेडिंग के लिए नहीं, हेडिंग के लिए नहीं, लिंक के लिए काम में आता है, ठीक है। कोई भी लिंक अगर आप अपने पेज में चाहते हो कि कोई भी लिंक अगर आपने अपने एक पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो इन द सेंस कि जहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने बारे में चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है। आपके साथ जो भी यूजर उस वेबसाइट को विजिट करे उसके पास एक लिंक हो जिससे कि आपके इंस्टाग्राम पेज पर रिडायरेक्ट हो पाए। वहाँ पे हमें एक लिंक लगानी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा टैग आ रहा होगा, इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिंक। चलिए पहले हम इसे इसी के अंदर देख लेते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए टैग हम लिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। आप ऑटोमेटिकली जब ब्राउज पे यहाँ पे मतलब VS कोड में ए टैग लिख रहे होंगे तो इस तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी लिंक ऐसे नहीं हो सकती जिसको हम सिर्फ खाली छोड़ दें। खाली इन द सेंस कि यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, इस तरीके से, और यहाँ पे हम आते हैं, नहीं इसका नाम हम हेलो की जगह इंस्टाग्राम रख सकते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप जैसे इंस्टाग्राम में, लेकिन अब ये इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ये नहीं आ रहा है। ये हमारी लिंक बन चुकी है, जो भी आपने किसी पेज पे आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारी लिंक होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी इस पर एड्रेस नहीं दिया है तो एचआरएफ इसलिए आता है, इसके साथ जब भी हम मतलब यहाँ पे इंटर कर रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पीएस कोड ये एचआरएफ इसके अंदर दे रहा है। जब भी हम ए लिख रहे हैं और हम इंटर कर रहे हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एचआरएफ एट्रीब्यूट इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि मतलब एक एंकर टैग है और एंकर टैग के पास उसके पास कुछ ना कुछ एचआरएफ के अंदर कुछ एड्रेस होना चाहिए जिस लिंक पे हम रिडायरेक्ट करना चाहेंगे उस लिंक पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, HTTPS, तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम वेब पेज का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। इतने के बाद हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर रहे होंगे उस पेज पे। तो मेरा अगर अकाउंट का मैं नेम यहाँ पे डालता हूँ इस तरीके से, तो अब जब भी मैं इस पेज पे यहाँ पे मतलब इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा इस टेक्स्ट पे, तो मैं डायरेक्ट अपने पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेक माई इंस्टा अकाउंट, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम यहाँ पे आ रहे होंगे और इसमें इस पर क्लिक करूँ
यहाँ पे मतलब हमें पहले लॉगिन करना होगा, लेकिन मैं अभी लॉगिन नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है वही चीज़ हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम रिडायरेक्ट हो गए मेरे पेज पे, साइन इन अभी हम कर नहीं रहे होंगे, ठीक है। ये मेरा वेब पेज है जो आप मतलब इंस्टाग्राम पेज है जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप जाके इसे फॉलो कर दें, ठीक है। अगर आप भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आके पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या कुछ भी अगर आप न्यू लेक्चर चाहते हैं, कुछ भी कोई भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इंस्टाग्राम पर आके आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे डीएम आपने कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी बारे में। हमने एचआरएफ के बारे में बता दिया। एचआरएफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। तो एचआरएफ के अंदर हमारी वो लिंक यूआरएल आ रहा होता है जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद। तो ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे इमेज। तो हमारे पास एक इमेज टैग होता है, उसके अंदर हमारे पास एक सोर्स एट्रीब्यूट आ रहा होता है। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमारे इमेज का एड्रेस आ रहा होता है, जिस भी पेज के अंदर हमारा एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख रहे होंगे, हम यहाँ पे जा रहे होंगे, इमेज टैग हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। इमेज टैग इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास दो ये आ रहे होते हैं इमेज टैग के साथ, हमारे पास दो ये आ रहे होते हैं एट्रीब्यूट, सोर्स एंड अल्ट। सोर्स के अंदर हमारी इमेज का एड्रेस आ रहा होता है, इमेज एड्रेस मतलब हमारी इमेज कहाँ पे है, ठीक है। और अल्ट के अंदर हमारे इमेज के लिए एक टेक्स्ट आ रहा होता है कि जब भी बाई चांस हमारी इमेज कभी लोड ना हो पाए, ड्यू टू कि अगर नेटवर्क एरर की वजह से कभी वेब साइट पर जाते हैं तो इमेज लोड नहीं हो पाती है, तो या फिर आपने सोर्स के अंदर गलत एड्रेस डाल दिया, तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ये हमारे वेब पेज में दिखाया जाता है। अल्ट को हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट कह रहे होंगे, ठीक है। सोर्स मतलब एसआरसी को हम सोर्स बोल रहे होंगे, सोर्स हमारे इमेज का यहाँ पे एड्रेस होगा। तो इमेज का एड्रेस हम दो होते हैं, एक होता है यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। आप क्या कर रहे हैं कि गूगल से जाके किसी इमेज को उठा रहे हैं, किसी वेबसाइट से जाके किसी इमेज को उठा रहे हैं, उससे अगर आप यहाँ पे लिंक कर रहे हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट यूआरएल कहेंगे। जो आप दूसरी वेबसाइट पर होस्ट की है, आप उसे अपने वेब पेज में लिंक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिलेटिव यूआरएल की बात करते हैं, लिंक्स टू एन इमेज, links to an image that is hosted within the website. Here, the URL does not include the domain name. If the URL begins with a slash, it will be relative to the current page। हाँ, तो इस तरीके से क्या है कि ये मतलब किसी दूसरे यहाँ पे एचटीटीपी इस तरीके से ये नहीं आ रहा होगा, डोमेन नेम नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इमेज का नाम आ रहा होगा। अगर आप ऊपर देख रहे तो एब्सोल्यूट यूआरएल में यहाँ पूरे डोमेन का नेम आता है साथ में, ठीक है, जहाँ पे वो इमेज होस्ट की गई है। और अगर हम रिलेटिव यूआरएल मतलब जो हमारे लोकल सिस्टम के अंदर हमने वहाँ से उस इसको यूज़ किया इमेज को, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है रिलेटिव यूआरएल जो हम अपने लोकल सिस्टम से वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए हम एब्सोल्यूट इमेज को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन बाद में जब हम कंप्लीटली देख लेंगे तो हम रिलेटिव इमेजेस को भी यूज़ कर रहे होंगे। किस तरीके से हम यूआरएल को और ज़्यादा समझ रहे होंगे, फाइल पाथ को भी हम समझ रहे होंगे। तो अभी के लिए फाइल पाथ को हम नहीं देख रहे हैं, तो हम एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। गूगल से इमेजेस लेंगे, उनका हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है कि गूगल से एक इमेज ले लेनी है। तो मैंने एक रैंडम सी इमेज को आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, मतलब कोई भी एक इमेज आप ले सकते हैं जो आप लेना चाहें, ठीक है। तो मैं इस इमेज को आपको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और कंट्रोल वी करके अल्ट जेड करके आपको अल्ट जेड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कोड है वो रैप हो जाए एक स्क्रीन में, जितनी भी आपका स्क्रीन है उसमें रैप हो जाए। नहीं तो अगर आप कंट्रोल जेड अल्ट जेड, ठीक है, अगर आप अल्ट जेड नहीं करते हो तो आप देख रहे होंगे आपका कोड जो पूरी स्क्रीन में फैल रहा है। हम नहीं चाहते कि वो इतने ज़्यादा दिखे, ठीक है। तो अल्ट जेड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा जूम हो रहा है तो इसे हम थोड़ा दूर कर लेते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हमारा जो वो टेक्स्ट आया होगा तो हमें मतलब अगर आप अभी देख रहे होंगे, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है, हम कोई दूसरी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। हम इस इमेज को ले सकते हैं। कुछ कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब कोई भी अलाउ नहीं करता है यूज़ करने के लिए, तो हम वहाँ पे कोई दूसरी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉपीराइट इमेजेस भी होते हैं, तो मोस्टली जब हम बाद में देख लेंगे तो हम कभी भी मतलब इन इमेजेस को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जो हमने इमेजेस यहाँ से ले रहे हैं तो हम कभी भी इमेजेस नहीं ले रहे होंगे, तो हम अपनी खुद की साइट बनाएंगे। हम खुद की इमेज क्रिएट करके या कुछ भी उन्हें खुद के लोकल सिस्टम से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि कभी हो सकता है कि कॉपीराइट आपके पास आ जाए, या तो फिर आपको इमेज का लाइसेंस चाहिए होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इमेज आ गई है जो हमने यहाँ से ली थी कॉपी करके। कॉपी इमेज एड्रेस पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके ले लेना है और यहाँ पे आपको उसे मतलब जो हमारा सोर्स होगा इसके अंदर पेस्ट कर देना है और फिर आपके पास जो इमेज है यहाँ पे आपके इसमें खुल जाएगी ब्राउजर में, ठीक है। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हमारे पास आ रहा होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया आयरन मैन इमेज। बाई चांस अगर आपने यहाँ पे कभी गलत एड्रेस डाल दिया है, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम एड्रेस में कुछ भी मतलब ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेज हमने ले ली है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे हो रही है। तो अगर दो और एट्रीब्यूट आ रहे होते हैं, ठीक है, दो एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम इमेज की हाइट विड्थ भी कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। एक पिक्सल में हो रही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एक पिक्सल में हो रही थी। और अभी हम ये चीज़ें देख रहे होंगे कि आप मतलब परसेंटेज में इनका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ पिक्सल का यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसे कर दें तो इमेज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। आप देखते हैं कितनी छोटी हो गई, तो हम इसे 300 भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसे कुछ इस तरीके से, अगर आपके इमेज एड्रेस में कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कभी, ठीक है, कुछ भी इमेज एड्रेस गलत हो जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे तो ये अचानक से आपके पास आ रहा है आयरन मैन इमेज, आपके पास थोड़ा सा आ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे पूरा एड्रेस गलत तो कर रहा हूँ लेकिन इमेज जा के नहीं रहा, और इमेज जा रहा है तो मेरे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे हमारी इमेज तो चली गई है, ठीक है, मतलब यहाँ से इमेज हट गई है, ठीक है, तो वो गलत एड्रेस के कारण। और यहाँ पे हमारा जो रैंडम टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, मतलब जो हमने लिखा था अल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो आ रहा है आयरन मैन इमेज, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आयरन मैन इमेज इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर, वही टेक्स्ट हमें विजिबल हो रहा है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का काम क्या होता है कि जब भी आता मतलब आपके इमेज में कोई हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपने गलत एड्रेस डाल दिया, तो कभी भी हो सकता है कि आपने बहुत बड़ी वेबसाइट का आपने कोड लिखा और बाई चांस किस मतलब कोड कहीं से डिलीट हो गया थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट बहुत यूज़ में आ रहा होता है। इसलिए हम मतलब हमने कहा था कि एट्रीब्यूट हमारे किसी भी टैग के अंदर उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ एट्रीब्यूट को भी हमने देख लिया, हाइट हमारी इमेज की हाइट के लिए, विड्थ के लिए यूज में होता है। इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू देनी होती है, ये वैल्यू अभी पिक्सल में हो रही होगी, लेकिन कुछ और भी हम चीज़ों को बाद में देख होंगे कि आप क्या चीज़ें और मतलब परसेंटेज में किस तरीके से देना है या कुछ भी, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये नहीं देख रहे हैं, अभी के लिए हम सिर्फ इसी के साथ जा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। ये हमने देख लिया है, ठीक है, इमेज के बारे में हमने देख लिया है। यूआरएल को भी हमने थोड़ा सा समझ लिया, तो अभी के लिए इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ ऑलमोस्ट बेस्ट टू यूज रिलेटिव यूआरएल, दे विल नॉट ब्रेक इफ यू चेंज डोमेन। तो अगर हम डोमेन भी चेंज कर देते हैं तो इमेज मतलब खराब नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट को भी हमने देख लिया। इमेज टैग शुड आल्सो कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट व्हिच स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल, जिसमें जब भी हम हाइट एंड विड्थ दे रहे होते हैं वो पिक्सल्स में आ रही होती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसे इतना ही रखेंगे। विड्थ एंड हाइट को हमने देख लिया। अल्टरनेटिव की हमने बात कर लिया, तो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट क्या है कि attributes for the image tag is an alternative text for image if the image for some reason cannot be displayed, the दिस कैन बी ड्यू टू एन स्लो कनेक्शन और एरर इन द सोर्स एट्रीब्यूट। तो अगर हमारे सोर्स में कोई प्रॉब्लम है या हो सकता है स्लो कनेक्शन की वजह से, तो प्रॉब्लम आ सकती है हमारे इमेज लोड होने में, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट विजिबल हो रहा होगा। चलिए आगे। अब हम बात करने वाले हैं HTML हेडिंग के बारे में। HTML हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन वेब पेजेस। तो हमारे वेब पेज में कभी हम टाइटल एंड सब टाइटल अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए हम HTML हेडिंग्स का यूज़ करेंगे। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 टू H6, मतलब H1 सबसे मेन लार्ज, सबसे मेन और सबसे लार्ज हेडिंग हमारी होगी, और हमारे पेज में H1 सिर्फ एक हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसे हम कह सकते हैं हमारे मेन वेब पेज का मेन टाइटल क्या है, उसको हम H1 में लिख रहे होंगे और H6 तक हमारी हेडिंग जा रही होंगी।
वो लिस्ट इंपॉर्टेंट हमारी H6 हेडिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मोस्ट से लिस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो हम यहाँ पे हेडिंग को भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, H1 से लेकर H6 से सारे हेडिंग को लिख दिया। अगर हम अपने नोट पेज में देखें तो कुछ इस तरीके से हमारी हेडिंग दिखा देगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट से लिस्ट इंपॉर्टेंट पे किस तरीके से इनका सीक्वेंस आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हेडिंग आ रही होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर हमारा वेब पेज होगा तो वहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पेज में टोटल एक ही हेडिंग होनी चाहिए। H1 जो हमारे हो गए वो हमारे पेज में एक ही होनी चाहिए, और H2 3 से 4 और H3 इस तरीके से, तो इनका सीक्वेंस में होना चाहिए। लेकिन हम H3 से आगे हम नहीं जा रहे होंगे, जितना मुझे मोस्टली लगता है H4 तक हम जा रहे होंगे, ठीक है। H5 6 हम मतलब कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं उतने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। हेडिंग्स के बारे में हमने जान लिया। हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ब्राउज़र ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस, मतलब कुछ मार्जिन इस पे ऐड कर देता है बिफोर एंड आफ्टर दैट। जो भी हेडिंग है उस पर कुछ एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन ऐड कर देता है, जो कि हम CSS में हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारी हेडिंग होगी उन पर कुछ मार्जिन ऐड हो रही होती है, ठीक है, जो ब्राउज़र कर रहा है। H1 heading should be used for main headings, followed by H2 headings, then the less important H3 and so on। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखनी, यूज़ HTML हेडिंग फॉर हेडिंग्स ओनली, डोंट यूज़ हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बिग एंड बोल्ड बनाना है तो उसके लिए कभी भी आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है कि आप क्या कर रहे हो कि H1 का यूज़ कर रहे हो या हेडिंग्स का यूज़ कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी टेक्स्ट बोल्ड हो, इटैलिक हो, तो उसके लिए और से टैग्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, बाई चांस मैं यहाँ पे अगर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो आप बी टैग का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बी टैग का यूज़ करते हैं और अपने ब्राउज़र में से देखें तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है वो बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर मुझे ये टैग में चाहिए तो यहाँ पे मैं आई टैग का यूज़ कर सकता हूँ, और अंडरलाइन अगर मुझे इसके नीचे चाहिए तो इस तरीके से हम अंडर यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास आ गया, इटैलिक में भी है, अंडरलाइन भी आ गया। तो कभी भी अगर आप अपने टैग को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेडिंग का यूज़ नहीं करना है। हेडिंग का यूज़ हमें वहाँ करना है जहाँ हमें हेडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे हेडिंग को तो आपके पेज में SEO स्कोर कम हो जाएगा, जिस वजह से आपका पेज कभी भी वेबसाइट में मतलब रैंक नहीं करेगी गूगल में, ठीक है। तो SEO स्कोर को भी आपको साथ में लेके चलना है, अपने पेज का SEO स्कोर को सही तरीके से मेंटेन करना है। तो चलिए पैराग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं। HTML paragraph always start a new line and usually a block of text, ठीक है। The HTML element define a paragraph, एक पैराग्राफ डिफाइन करता है। The paragraph always start on a new line, तो हमारा जो पैराग्राफ होता है हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है। जब भी हम किसी न्यू मतलब पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमेशा दूसरी लाइन से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे टैग जो टैग होते हैं तो उसी के बाद आफ्टर वन मतलब यूज़ में आ रहे होते हैं, ठीक है, उसी लाइन से शुरू हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टैग है जो दूसरी लाइन से शुरू हो रहे होते हैं, तो ये हम जब एडवांस लेवल पे जा रहे होंगे तो तब हम इस चीज़ को, या अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इस चीज़ को हम कवर कर रहे होंगे कि क्यों होता है, इसमें रीज़न क्या है, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग अगर हम देखें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास मतलब यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट एक VS कोड के एक लॉरम अगर आप लिखते हैं तो आपका कुछ रैंडम टेक्स्ट आ रहा होता है। कितने आपको चाहिए, आप जितने यहाँ पे लिखे नंबर लिख रहे होंगे, अगर आप 20 लिख रहे होंगे तो 20 वर्ड्स आ रहे होंगे इस तरीके से। आप अगर 50 लिख रहे होंगे तो 50 वर्ड, और 100 लिख रहे होंगे तो 100 वर्ड्स आपके पास आ रहे होंगे। जितना लॉन्ग आपको चाहिए उतना लॉन्ग यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। तो हमें 2 से 3 हम पैराग्राफ कर रहे होंगे रैंडम टेक्स्ट के साथ, हमें नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से लॉरम 20 और सेव करने के बाद अगर हम इसे अपने ब्राउज़र में देखें और इसके जो हमने जूम कर रखा है इसे हम रीसेट कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आ रही होगी। तो हमारा जो पैराग्राफ है देख रहे हैं आप, न्यू लाइन से शुरू हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड हो रही हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था कि क्या है कि ऐड सम वाइट मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के पहले और बाद में कुछ मार्जिन ऐड हो रही होंगी, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
बाद में मैंने देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्जिन कितनी है कितनी नहीं है, वो हम बाद के लेक्चर में देख रहे होंगे या सीएसएस में हम उसे कवर कर रहे होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए आगे देखते हैं। एचटीएमएल हॉरिजॉन्टल रूलर एक हमारे पास होता है। इसका काम क्या होता है? तो एसआर टैग डिफाइंस द मैटिक break in a HTML page and it's most often displayed as a horizontal ruler। ये हमारे पेज में एक मतलब लाइन दे रहा होता है, ठीक है। द एस आर एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन अ चेंज। अगर हम कोई चेंज मतलब कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, पेज में, ठीक है, हम बाद में देख रहे होंगे जब हम HTML CSS को एक साथ करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने कंटेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो कंटेंट को, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस आर का यूज़ कर रहे हैं। इन HTML एस आर टैग इज एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज नो इन टैग। तो जो हमने इससे पहले देखा था कि जितने भी हमारे एम्प्टी टैग होते हैं इनके बाद इंट टैग नहीं होता है, और एस आर एक ऐसी टैग है जिसके बाद इंट टैग नहीं होता। अगर हम यहाँ पे अपने कोड में जाएं, यहाँ पे एस आर लिखें, हेडिंग्स के बाद हम चाहते हैं कि एस आर आना चाहिए। जो हमने पैराग्राफ लिखा है हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक एस आर आना चाहिए। और हाँ, हम क्या चाहते हैं कि लिंक के बाद भी एक एस आर आना चाहिए। इस तरीके से अगर हमने कर दिया, आप देखते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे आ गए हमारे पेज में, ठीक है। और अच्छे तरीके से हम इसे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम मैं थोड़ा अपना पेज देख रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस इमेज को भी अगर हम चाहें यहाँ से हम इसे हटा के एक दूसरी 2 से 3 इमेज यहाँ पे ला रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो इसको हम यूज़ करेंगे कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ पे हमने 3 इमेजेस को यूज़ किया है, थोड़ा सा ही दिख रहा है, लेकिन आप चाहें तो 3 अलग इमेजेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और एक हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 डिफरेंट इमेजेस यूज़ किए हैं। अब इनमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमने दूसरी जगह से इमेज लिए हैं, वहीं पे हम दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, हमने ये चीज़ कवर कर ली है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में हमने बात कर ली। एक हमारा प्री टैग होता है। प्री टैग का क्या काम होता है कि प्री एलिमेंट हमारे स्लीव्स में आता है कि जब भी हम पैराग्राफ टैग लिख रहे होते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन मतलब अगर हम कोई पोएम लिख रहे हैं, ठीक है, अब ये हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हम चैट जीपीटी से एक पोएम ले रहे होंगे पहले। तो 3 लाइन की हमने एक पोएम चैट जीपीटी से ले ली है। हम पैराग्राफ का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन एचआर का सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे होंगे पैराग्राफ टैग के बारे में, और इस पोएम को इस तरीके से लिख रहे होंगे, ठीक है। और वहीं पे हम प्री टैग का यूज़ कर रहे होंगे, एच आर का यूज़ करके पहले प्री टैग का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आप खुद ही मतलब ये डिफरेंस अपने ब्राउज़र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इन
ट्विन लाइट्स ग्लो, विस्पर्स टेक फाइट, स्टार्स अवेकन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और वहीं पे जो हमने प्री टैग के अंदर लिखा था कितने अच्छे सीक्वेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखते हैं उसमें कोई वाइट स्पेसेस नहीं, मतलब कोई ये स्पेसेस काउंट नहीं हो रही थी। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने स्पेसेस दी है, अगर हम इंटर करें इस तरीके से, हम स्पेसेस दे रहे हैं लेकिन स्पेसेस यहाँ पे काउंट नहीं होंगी अगर हम इसे अभी अपने ब्राउज़र में देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे एज इट इज़, लेकिन अगर हम प्री टैग में अगर इसे चेंजेस देते हैं, ये जो हम स्पेसेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ स्पेसेस इसमें काउंट हो रही होंगी। तो प्री टैग का काम क्या होता है कि जो भी हम जिस तरीके से कोड में लिख रहे हैं, अगर हम उसे एज इट इज़ प्रिंट कराना चाहते हैं अपने पेज पे, तो वहाँ पे हम प्री टैग का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। वहीं पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा बी आर टैग आता है जिसके बाद इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एम्प्टी टैग है। इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें लाइन ब्रेक मिले। तो बी आर टैग का जो यूज़ होता है लाइन ब्रेक के यूज़ में आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं दूसरी लाइन में आ गए हैं, लेकिन अगर हम वहीं पे इसे थोड़ा और स्पेस देना चाहते हैं, एक और लाइन देना चाहते हैं, तो आप देखते हैं इस तरीके से, लेकिन इतने अच्छे सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। आप देखते हैं इसमें और अच्छे तरीके से सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया प्री टैग और पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस है। तो प्री टैग को हम यूज़ कर रहे होंगे जब भी हम चाहते हैं कि हमें टेक्स्ट थोड़ा उस तरीके से मिले, ठीक है, जो हम चाहते हैं सेम टेक्स्ट हमें हमारे इसमें मिले, ठीक है। अब HTML कमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। कमेंट्स का क्या काम होता है कि कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। कुछ इस तरीके से सिंटेक्स हो रहा होता है, पहले इस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे जो कमेंट हम लिख रहे होते हैं ये हमारे लिए मेन कमेंट होता है। कमेंट का काम क्या होता है, नोटिस दैट देयर इज एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द इंड टैग। तो इंड टैग में हमारे पास नहीं आ रहा होता है। कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट, अगर हम कोई भी कंटेंट हाइड करना चाहते हैं। दिस कैन बी हेल्पफुल इफ यू हाइड कंटेंट टेम्परली, अगर हम टेम्परली अपने कंटेंट को हाइड करना चाहते हैं, मतलब अपने कोड में कुछ हम टेम्परली हाइड करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास से इमेजेस हैं, हम चाहते हैं कि कुछ टाइम तक ये हमारी वेबसाइट में ना दिखे लेकिन हमारे कोड में ये चीज़ें रहे। तो हम कंट्रोल स्लैश अगर अपने कीबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो एक कमेंट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा कमेंट हो जाएगा और आपके कोड में तो रहेगा लेकिन आपके ब्राउज़र में नहीं दिखाएगा। कमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, मतलब आपके कोड में दिखाई दे रहे होंगे, ब्राउज़र में हमें नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से कमेंट हम कर रहे होंगे। साथ ही में आपको अपने कोड को अगर आप रीडेबल बनाना चाहते हो तो वहाँ पे हम कमेंट कर रहे होंगे इस तरीके से। हमने कंट्रोल स्लैश पहले आपको कर लेना है और हमने यहाँ पे लिख सकते हैं प्री टैग यूज्ड फॉर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, ये हमारे इसमें हमें ब्राउज़र में नहीं दिखा देंगे। हो सकता है बाद में जब भी आप मतलब कमेंट का हम इसलिए कर रहे होंगे कि आपने अपना कोड पुश कर दिया, कुछ कोड हम चाहते हैं कि कुछ टाइम तक कंटेंट मतलब हमारे वेबसाइट पे ना दिखा दे, वो हाइड रहे पब्लिक से, ठीक है। तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं पब्लिकली, और फिर हम उस पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। और हम उसे अपने कोड में तो रख सकते हैं, वो पब्लिकली दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो कमेंट हम बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं अपने कोड को ट्रैक करने के लिए। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें देख ली है। चलिए आगे चलते हैं। HTML लिंक्स जो हमने देख लिया, लिंक्स आर फाउंड नियरली ऑल वेब पेजेस, लिंक्स अलाउ, तो हमने एंकर टैग का यूज़ कर लिया था, ठीक है। और इसका सिंटेक्स जो हमने देख लिया था कि यहाँ पे URL आ रहा होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा, तो इसको भी हमने देख चुके हैं। इनके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट मतलब क्या, पहले आपको टारगेट एट्रीब्यूट लिखना होता है, फिर इसके पास 4 वैल्यू होती है, ठीक है। एक सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट, टॉप। हम यहाँ पे ब्लैंक का यूज़ कर रहे होंगे। ओपन से डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो टैब, अगर हम इसे देखें तो ये जो लिंक है हमारे पास, ठीक है, इंस्टा अकाउंट में, यहाँ पे अगर हम टारगेट को एक ऐड कर दें, ठीक है, और ब्लैंक कर दूँ, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो लिंक थी इसी पेज में ओपन हो रही थी, लेकिन अब से जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज में जाके ओपन होगी। जो क्या था, देख सकते हैं हमारा पेज यहाँ पे दूसरे पेज में जाके ओपन हो रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और टैब, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपको और चीज़ें करनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम इस तरीके से, तो ये 3 चीज़ें हो रही होती है, लेकिन मेनली हम ब्लैंक को देख रहे होते हैं। आप जाके इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि डेवलपर, क्योंकि डेवलपर वही है जिसे पता हो कि गूगल किस तरीके से सर्च करना है, क्योंकि बाद में मोस्टली आप चीज़ें गूगल ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी, आपको चीज़ें रटनी नहीं है।
आप मोस्टली चीज़ें गूगल ही कर रहे होंगे। अगर आप एक अच्छा डेवलपर हैं, आपको गूगल करना आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है, या फिर आप इन्हें खुद यूज़ करके देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ में आ रहे हैं। कुछ भी अगर आप बोल सकते हैं, आप ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंटेशन, और आपको पूरा एचटीएमएल पे पूरी चीज़ें मिल जाएगी। आपको हर चीज़ भी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो मेनली हम यूज़ कर रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ के देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ में हो रहा है। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है? एचटीएमएल लिंक्स यूज़ एन इमेज एज़ अ लिंक। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टास्क है कि इमेज को एज़ अ लिंक यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, गूगल को हम ले रहे होंगे, ठीक है? एचटीएमएल इमेजेस के बारे में हम देख चुके हैं कि इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन, ठीक है? अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। हाँ, तो ये मेन चीज़ें हम पहले हम ये टास्क कर लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में जो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा जो इंटरनेट है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो गूगल पीएनजी, तो इमेज यहाँ पे मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो पा रही मेरे पास, ठीक है? तो ये जो टास्क है, इसको हम आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है? तो ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है? एक टास्क हमें क्या करना था कि हमें किसी भी इमेज को मतलब एज अ लिंक, पर जब भी हम इमेज पे लिंक करें तो हम किसी लिंक मतलब जब भी हम किसी इमेज पे क्लिक करें तो हम किसी लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाए, हमें ये करना था। आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है? जो हमने यहाँ पे लिखा है आप कर सकते हैं, एच टी एम एल लिंक यूज एन इमेज एज अ लिंक। अगर आप इतना भी सर्च कर लोगे तो आपको गूगल पर बहुत से चीज़ें मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। नहीं तो हम अगले लेक्चर में से देख लेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही में बने रहें हमारे साथ इस कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज में। और एट द एंड आप एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ इन कर रहे होंगे, और हम वेबसाइट किस तरीके से बना रहे होंगे, हर एक चीज़ सीख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।